Okay, big welcome back. And as usual, early morning classes are generally the most difficult. वैसे जब स्कूल होता है तब तो चलो अलग सिस्टम है. तब तो anyway, okay, Aryant, you are logging by two names. I mean, two logins are there. Aryant, any reason? अच्छा अच्छा. Okay, you left one out. तो दिक्कत था. चलो anyway, तो like school हो system में तो अलग हो जाता है. I think we have now started forgetting कि school system भी है ना. We all started forgetting हमें कि जब स्कूल होता था तो ऐसे होता था. तो हम सुबह उठते थे फिर we used to do this, we used to do that, and then rush to the bus stop. Somehow just packing in something inside, or maybe वो भी नहीं होता है. कई बार इतना लेट हो जाता है तो like just pack it in the box, I mean, so that we can have it on the way. या और बेटर तरीका भी बता देता हूँ मैं. ऑन द वे से भी बेटर तरीका तो एडवेंचरस वाला वे लगता है कि जब क्लास चल रहा है तब चुपके से and then like you are so all these adventures, I mean, but I think unfortunately with this pandemic we are losing many of those golden moments, isn't it? Shaping up and how things are going to unfold, I mean, but that's the sad reality. Okay, chalo, anyway, with that slightly maybe negative note, isn't it, let's start the proceedings of the day. Yesterday we were discussing about meter bridge. तो मीटर ब्रिज में एक चीज होता है and that is called as end correction. Actually चक्कर क्या होता है ना कि जो end होता है ना, जो वायर होता है उसके जो end होता है उसमें हम लोग पेच लगाते हैं. तो पेच का कौन से पॉइंट पे एग्जैक्टली कनेक्ट होगा ये तो थोड़ा सा कहना मुश्किल. तो उससे 1-2-3 मिलीमीटर का एरर आ सकता है. बहुत ज्यादा बड़ा एरर नहीं होता है, but a small error might creep in if we don't take that into account. See, it all depends on how you are tightening and so on. Of course, we try to ensure that it is exactly 100 centimeter. That's the length of the meter bridge. उसका नाम ही मीटर ब्रिज है, यानी मीटर तो होना ही चाहिए, पर वही होता है ना कि exactly हो नहीं पाता. तो like it's generally a few millimeters here on this side and maybe a millimeter or 2 or 3 on this side. तो एक error होता है, that is called as end correction. अब end correction को हम लोग वो कैसे करते हैं ना, include कैसे करते हैं. उसका तरीका ये होता है कि जैसे मान लो हम लोग अरेंजमेंट किया R1 और R2 और ये मीटर ब्रिज है और मान लो बैलेंसिंग लेंथ सपोज L1, तो लाइक R1 R2, तो ये हो गया L1 एंड दिस इज ऑब्वियसली 100 माइनस L1. ठीक है ना. तो L1 एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया 100 माइनस L1. दिस इज व्हाट वी डू. ये L1 और ये हो गया 100 माइनस L1. ठीक है ना. तो आई मीन ऑब्वियसली सेल वेल जो होगा वो तो चलो पार्ट ऑफ नथिंग है ये. लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ना कुछ एंड करेक्शन हो गया, यानी हम L1 नहीं लिखे. ठीक है ना. यानी कायदे से आइडियली R1 by R2 should be written as L1 by 100 minus L1. But you know what, that's not something that we're going to write. हम लोग बोलेंगे दोनों तरफ सपोज कुछ कुछ एंड करेक्शन है, तो लेट्स से एंड करेक्शन इस तरफ अल्फा है और मान लो इस तरफ बीटा. ठीक है. तो हम इसको लिखेंगे L1 प्लस अल्फा. Now you might say प्लस होना जरूरी है. Let's not speculate right now. जब वैल्यूज आएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि प्लस माइनस का क्या सीन है. तो प्लस बीटा, this is how we write. Now that makes it a little one-sided. So what we generally do is that we do this experiment by swapping also. यानी swapping का मतलब है कि R1 R2 ऐसे ना रखकर फिर हम ऐसे रखें. यानी दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे. इस बार हम R2 को इधर रख देते हैं, R1 को इधर. Next time R2 and R1 स्वैप कर. तो उस चक्कर में ये भी फिर कुछ L2 और 100 माइनस L2 हो जाए. अब मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये पॉइंट भी शिफ्ट होगा कहीं ना कहीं. पर अब L1 L2 तो लिख ही दिया, तब शिफ्ट करके लाइक रीड्रॉ क्यों करूं.
therefore I will now write R2 by R1 is equal to, अब हो जाएगा L2 plus अल्फा, ठीक है ना, L2 plus अल्फा अपॉन, फिर क्या होगा ना, 100 माइनस L2 प्लस बीटा, ठीक है। तो R1 बाय R2 आ गया, L1 प्लस अल्फा बाय 100 माइनस L1 प्लस बीटा, और R2 बाय R1 हो गया L2 प्लस अल्फा बाय 100 माइनस L2 प्लस बीटा, ये रिलेशनशिप। तो अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या आ जाएगा ना, R1 बीटा, ठीक है ना, माइनस R2 अल्फा, है ना, ये आएगा R1 बीटा माइनस R2 अल्फा, है ना, इज इक्वल टू R2 L1 प्लस R1 L1 माइनस 100 R1, ठीक है। आई थिंक वी हैव इंक्लूड ऑल द टर्म्स। चलो अब इसका क्या हो जाएगा, R2 बीटा, ठीक है ना, R2 बीटा माइनस माइनस R1 अल्फा, है ना, इधर आके इज इक्वल टू R1 L2 माइनस 100 R2, ठीक है ना, और प्लस R2 L2, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, okay, now there are already two questions. First is from Deham. Deham has asked कि alpha और beta क्या है? These are called as end corrections. So alpha and beta are called as end corrections. ठीक है। They will ask almost the same question, and that is ये end correction का मतलब क्या हुआ? देखो मतलब तो ये कि हम लोग तो वायर को मान के चल रहे हैं 100 सेंटीमीटर और अकॉर्डिंगली वो कर रहे हैं। लेकिन चक्कर क्या होता है कि ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे वायर्स जोड़ते हैं, तो यहाँ पे एक नट होता है और जोड़ते हैं। अब देखो अगर मैं इस नट को बड़ा करके देखूं तो ये नट है, या एक काम करो नट का वो नट का लोअर साइड देखता हूँ, तो नट का लोअर साइड अगर देखोगे तो लेट से ऐसे है और नीचे से वायर है। अब वायर हो सकते कि ऐसे है, ये वायर है मान, तो फिर तो यहाँ से लेंथ कैलकुलेट होना चाहिए क्योंकि कांटेक्ट यहाँ पे। पर अगर इस नट को थोड़ा टाइट कर दूं मैं, तो दैट केस थोड़ा और दब जाएगा, तो मे बी कांटेक्ट फिर यहाँ से हो रहा है, फिर कैलकुलेशन यहाँ से होना चाहिए, और थोड़ा टाइट कर दो तो बिल्कुल दब जाएगा, और तो यानी वायर हो सकता है यहीं से कांटेक्ट में, तो यानी लेंथ फिर यहाँ से कैलकुलेट होना चाहिए। So that's the little bit of small thing that could be introduced, creep in rather. तो मैं एक ओवरऑल पिक्चर दे रहा हूँ, that is called as end correction. अब मैं जानना चाहता हूँ कि end correction कितना है, तो उसके लिए मैंने कुछ इक्वेशन लिखा है, ठीक है ना। Now what I do is that suppose I multiply this by R2, है ना। If I multiply the first one by R2 and the second one by let's say R1, ठीक है ना, तो in that case क्या आएगा, okay, so let's multiply this by R2 and this by R1, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे करता हूं तो in that case क्या आएगा, R1 R2 बीटा माइनस R2 स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो R1 से तो R1 R2 बीटा माइनस R1 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू लाइन सब हो जाएगा, यानी इसको तो मैंने मल्टीप्लाई किया बाय R2, है ना, यानी R2 स्क्वायर L1 प्लस R1 R2 L1, है ना। अब ये जगह चाहिए तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो पहले से R2 से ना, तो R1 R2 L1 माइनस 100
R1 R2 ये हो गया। सेकेंड को मैंने मल्टीप्लाई किया R1 से, ठीक है ना, तो R1 R2 बीटा, R1 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर L2 प्लस R1 R2 L2 माइनस 100 R1 R2। अब अगर मैं इसको माइनस करता हूं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू अल्फा, यानी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, अब मैं ऐड कर रहा हूँ, यानी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू L2, अच्छा नहीं सॉरी सर, ये तो L1 है, यानी R2 स्क्वायर L1 माइनस R1 स्क्वायर L2 प्लस R1 R2 इंटू L1 माइनस L2, ठीक है ना, ये आ रहा है। तो अल्फा कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कर, ठीक है ना, सो दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी अल्फा इज इक्वल टू, अब सॉल्व कर लो अपने आप। एक और काम भी हम कर सकते हैं वैसे, L1 को अगर मैं कॉमन लेता हूँ, है ना, L1 I can take common and I can take the L2, that's then ये हो जाएगा R2 L1 प्लस, तो R2 कॉमन लेता हूं तो R1 प्लस R2 L1, और माइनस अगर मैं देखता हूं तो R1 कॉमन लेता हूं तो हो जाएगा R2 माइनस R1 L2, यार ठीक है, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, मतलब कहने का मतलब है कि मुझे अल्फा और बीटा निकालना है, I can use anything अपॉन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये भी R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, इसमें तो एक कैंसिल हो जाएगा, R1 प्लस R2 तो R1 माइनस R2 रह जाएगा, यानी R2 L1 बाय R1 माइनस R2 माइनस R1 L2 बाय R1 प्लस R2, कुछ ऐसे टाइप का हो जाएगा, ऐसे अल्फा आ गया, now you can put in the equation back and get the value of beta also, so like this will be the end corrections। अच्छा ये तो एक जनरल टर्म हो गया, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा हो जाता है, बट लेट्स सी इफ यू वांट टू डू स्पेसिफिकली मतलब फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो उसमें तो वैल्यूज दिया होगा कि R1 इतना, R2 इतना, L1 L2 जो भी कैलकुलेशंस आ रहा है, so accordingly you can easily now manage by, because those the equations will be simple ones or simultaneous equations and you can solve them, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया, एक निकला अल्फा, ठीक है, ये एक निकल गया, और अगर सिंपलीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, दैट्स अप टू योर, ठीक है, बस इतना जरूरत नहीं है कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, लेट्स लीव इट देयर, ठीक है, लेट्स लीव इट देयर, सो दैट्स अबाउट योर सेकंड ब्रैकेट में R1 प्लस R, ओ ऐसे, अच्छा अच्छा, सॉरी इधर माइनस, ये तो प्लस होगा, अच्छा फिर तो सिंपलीफाई दूसरे तरीके से, सॉरी इसमें गड़बड़ हुआ, तो अगर R1 प्लस R2 कैंसिल करो तो R1 माइनस R2 हो गया, है ना, दोनों में से R1 माइनस R2 R2 तो कंबाइन नहीं होगा, फिर तो R2 L1 माइनस क्या आएगा, R2 L1 माइनस R1 L2 बाय R1 माइनस R2, ये हो गया अल्फा, तो यूजिंग द सेम यू कैन नाउ फाइंड आउट बीटा, ठीक, अल्फा थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया था, तो लाइक दैट्स हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड यू कैन बैक सब्स्टिट्यूट इन द इक्वेशन एंड गेट सिमिलरली द वैल्यू ऑफ बीटा। तो ये अल्फा और बीटा क्या है, लेफ्ट एंड में जो एंड करेक्शन मैंने उसको अल्फा लिखा है, और राइट एंड में जो एंड करेक्शन है मैंने उसको बीटा लिखा, सो दीस आर द टू थिंग्स दैट वी हैव।
ठीक है ना? चलो, so let's proceed now. That is the idea what is called as end correction. ऐसे बीटा निकाल देना अपना. Next topic is what is called as a potentiometer. So what is it in a potentiometer? So next topic is basically potentiometer. Now what is a potentiometer? Look wise, if you look at it, might initially seem to be very similar to a meter bridge, but it's not exactly. What I do is that let us say मैं potentiometer का example दे रहा हूँ. जैसे suppose मैं एक numerical example पहले दे रहा हूँ, and then we will. So I'm giving a numerical example first, and then we'll generalize it later. मान लो एक बैटरी है जिसका suppose potential difference है, EMF है suppose 10 volt, और इसका जो वो है क्या बोलते हैं internal resistance है वो है suppose 1 ohm. And let's say this has a resistance of 4 ohm. So this wire हमें is suppose 100 centimeter and has a resistance of suppose 4 ohm. Like the resistance is suppose equal to 4 ohm. तो जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, है ना? What will be the current? So current will be obviously 10 by 5 यानी equal to 2 ampere. ठीक है, वेरी सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं. और इसका वोल्टेज कितना आएगा? वोल्टेज अक्रॉस विल बी 8 वोल्ट, है ना? मैं एक काम करूं, मैं ना इसको 80 सेंटीमीटर कर दूं. क्यों? 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है तो 80 सेंटीमीटर तो हिसाब सही रहेगा. 100 में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट नो हार्म इन टेकिंग इट एज 80. अब मैं एक काम करता हूं, मैं एज्यूम करता हूं कि ये 0 वोल्ट है, ऑब्वियसली फिर ये 8 वोल्ट होगा. अच्छा, अगर ये 0 वोल्ट नहीं लेते हो तो जितना लोगे उतना बढ़ा देना इधर भी, क्योंकि अल्टीमेटली पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 8 वोल्ट. अब अगर इधर 0 वोल्ट है तो इधर 8, अगर इधर 3 है तो इधर 11, एंड सो ऑन. सो लाइक दोस थिंग्स यू कैन डू. अब देखो, मैं एक काम करता हूं, यहां पे मैं एक सेल लेता हूं जो कि सपोज 3 वोल्ट का, ठीक है, और मैं क्या करता हूं 10-10 सेंटीमीटर में मार्क करता हूं पॉइंट्स. तो 10 सेंटीमीटर पॉइंट्स मार्क हो जाएंगे, 3 4 5 6. अब ये थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म हो गया, बट देन आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इट. ठीक है, अभी बताओ, सपोज मैंने इसको ज्वाइन किया, ये और ये अलग अलग पॉइंट से मान लो, ठीक है ना? इसका मैं नाम दे देता हूं B1 या 1 2 3 दे देता हूं. ये पॉइंट्स के नाम है 1 2 3 4 5 6 7. तो सपोज मैंने 1 और A को ज्वाइन किया, मैंने 1 और A को ज्वाइन किया, तो बता सकते हो कि करंट का डायरेक्शन अप या डाउन क्या होगा? बताओ जरा, अब लगाओ दिमाग. तो मैंने क्या इस केस में, मैंने 1 और A को ज्वाइन कर लिया. अब बताओ इससे करंट ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे? व्हाट्स योर गेस? ओके, सक्षम सेज अप. ओके, अंश आल्सो सेज अप. और कोई आंसर? कि करंट इस वक्त अप जाएंगे या डाउन जाएंगे? ओके, एवरीबॉडी इज सेइंग अप ओनली. नाउ देव एटसेट्रा दे आल्सो सेइंग अप. बिल्कुल बात सही है, क्योंकि
अगर मैं इस वायर पे देखता हूं, क्योंकि यूनिफॉर्म वायर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हर 10 सेंटीमीटर में एक एक वोल्ट का चेंज, यानी पोटेंशियल जो है हर 10 सेंटीमीटर में एक एक का चेंज होगा। क्यों? कि 80 सेंटीमीटर में 8 वोल्ट, तो 1 वोल्ट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर में होगा ऑब्वियसली, यानी हर 10 सेंटीमीटर में एक एक वोल्ट घटेगा। तो अगर मैं 10 सेंटीमीटर आगे जाऊंगा तो ये 7 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा, 4 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट। दैट इज व्हाट द रिलेशनशिप इज। तो अगर मैं इस वक्त देखता हूं तो इसका पोटेंशियल कितना है, दिस विल बी 7 वोल्ट, ठीक है ना, दिस विल बी 6 वोल्ट, दिस विल बी 5 वोल्ट। इस तरीके से होगा पोटेंशियल्स एज पर द डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन। अच्छा, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं, आई एम डिक्रीजिंग बाय 3, तो दिस इज एक्चुअली व्हाट ना 5 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये तो 8 वोल्ट है और मैं देखो सेल के उल्टा जा रहा हूं, तो यानी क्या होगा, ये 5 वोल्ट होगा। तो ऑब्वियसली अगर ये 7 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो यानी हायर टू लोअर, तो यानी क्या करंट अप जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ 2 के साथ, तो भी अप जाएंगे। लेकिन अगर मैं 3 के साथ कनेक्ट करता हूँ, दिस इज 3 है, अगर मैं 3 के साथ कनेक्ट करता हूँ तो देयर विल बी नो करंट। ठीक है, ऋषभ, हर्षित, यू आर ऑल करेक्ट। तो अगर मैं यहां से इसको कनेक्ट करता हूं, इन दैट केस देयर विल बी नो करंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 5 वोल्ट पोटेंशियल है और यहाँ पे भी 5 वोल्ट पोटेंशियल है, तो क्या हो गया, अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी अब कोई करंट नहीं होगा, सो नो करंट विल पास थ्रू, सो देयर विल बी 0 करंट। ठीक है, एंड दैट पॉइंट, दैट इज दिस पॉइंट will now be called as null point. ठीक है, so therefore this point will now be called as a null point. और क्या हो गया इस null point के साथ, तो null point के साथ अगर इसको जोड़ते हो, ठीक है ना, that is this point, तो in that case no current। यानी अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूं लेट्स से, in that case यहां तो करंट दिखाएगा, यहां 0 करंट दिखाएगा। अगर मैं यहां जोड़ता हूं, in that case क्या होगा, अब नीचे की तरफ करंट जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये कितना हो गया ना, ये तो 5 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 3 वोल्ट। यहाँ पे 5 वोल्ट, ये 3 वोल्ट है, तो अब करंट नीचे की तरफ जाएंगे। यानी अगर मैं गैल्वेनोमीटर लगाता हूं, इन दैट केस इधर वाले पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नीडल दिखाएगा, उधर वाले पॉइंट पे नीडल उल्टा दिखाएगा, और वो जो नल पॉइंट है वहां पे नीडल नो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। नाउ दैट इज बेसिकली द आइडिया व्हाट इज कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर, और इससे मैं कुछ निकालना चाहता हूं, एंड दैट इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल। So therefore this is a instrument called as potentiometer। ये पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, और जनरली एक 1 मीटर का वायर होता है, या तो मल्टीपल में वायर होता है, तो मल्टीपल 1 मीटर में वायर होता है, therefore it will be called as potentiometer। and the first use is to find out, or if you cannot find out, then at least you can compare EMF of unknown cell। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडामेंटल मैकेनिज्म है। बाकी अब हम इसको करेंगे मैथमेटिक्स, तो जनरलाइज करना है। तो लेट अस से let us say this is that wire है, ठीक है, ये वो वायर है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका लेंथ L। वो अलग बात है, जनरली 100 सेंटीमीटर होता है, बट व्हाई टेक 100, टेक एनी लेंथ, व्हाई नॉट टेक L, कैपिटल L। तो इस पूरे वायर का लेंथ है सपोज कैपिटल L, और पोटेंशियल डिफरेंस भी है। अब एक काम करो, एक ईएमएफ ई वाला सेल ले लो, E1, और गैल्वेनोमीटर से इसका नल पॉइंट निकालो। तो लेट अस से ये जो लेंथ है, ये सपोज L1 सपोज। फिर एक काम करो, E1 को हटा दो, तो बाकी जो सेटअप है वो तो है ही वैसे वाला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ सेटअप चेंज हो गया। इट इज जस्ट दैट नाउ दिस इज कैपिटल L, बस इतना ही अंतर। तो ये L1 होगी। सपोज अब मैं इसको रिप्लेस करता हूं बाय E2। अच्छा चलो पहले E1 का हिसाब लिख लेता हूं।
देखो इसका बैलेंसिंग लेंथ L1 है, इसका मतलब क्या कि कैपिटल L लेंथ पे जो वोल्टेज है वो V है, तो यूनिट लेंथ पे क्या होगा V बाई कैपिटल L, और L1 लेंथ पे क्या होगा इंटू L1, यानी V बाई कैपिटल L इंटू L1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1 लेंथ, इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1 लेंथ, और वो E1 वाले सेल को बैलेंस करता है, तो यानी E1 होगी। नेक्स्ट इज, अब मैं इस सेल को रिप्लेस करता हूं बाय लेट्स से अनदर सेल दैट इज E2, तो कुछ गैल्वेनोमीटर का लेंथ चेंज हो जाएगा, तो लेट्स से ये हो गया बैलेंस, सपोज L2, I can follow the same methodology, है ना? So then I can write V by capital L into L2 is equal to E2, divide कर दो, so therefore you have E1 by E2 is equal to L1 by L2. Now it's almost the same as the previous question or other previous thing that we have done in meter bridge yesterday. Yesterday भी यही बात हुआ था कि अगर मान लो एक रेजिस्टेंस नोन हो जाए तो दैट के सारे रेजिस्टेंस धीरे धीरे तुम निकाल सकते। इसमें भी यही है, अगर एक नॉन ईएमएफ वाला सेल हो जाए, चाहे E1 वाला ईएमएफ नॉन हो चाहे E2 वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, then I can find out the EMF of the other one, and similarly I can find out the EMF of any cell, just वो बैलेंसिंग लिंक का ही खेल है। तो therefore अगर मान लो इन दोनों में से एक का EMF मालूम है तो दूसरे का भी निकल जाएगा, और अगर मान लो दोनों का नहीं पता तो एटलीस्ट कंपेयर हो जाएगा, वही लिखा है टू फाइंड और कंपेयर। अगर फाइंड करना है तो यू नीड वन नॉन ईएमएफ वाला सेल, दैट्स इट, ठीक है ना? तो वी नीड वन सेल with known EMF to find out unknown EMFs of all other cells, ठीक है? अरियंत has asked कि राइट में VE1 क्यों नहीं आया? नहीं समझ नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि L लेंथ पे V वोल्टेज स्प्रेड है, तो पर यूनिट लेंथ क्या होगा V बाय L, अगर L1 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है तो यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा V बाय L इंटू L1 प्रोपोर्शनली, और वो इस सेल को बैलेंस कर रहा है, तो अगर L1 ने E1 को बैलेंस किया, L2 ने E2 को बैलेंस किया, तो यानी दिस विल बी E1, दिस विल बी E2, वो बैलेंसिंग वाला चीज ही काम कर रहा है। वो पिछले बार मैंने इसलिए एग्जांपल से समझाया कि अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोटेंशियल डिफरेंस सेल के बराबर हो जाता है, इन दैट केस क्या होता है, कोई करंट नहीं जाता, सो दैट बिकम्स अ नल पॉइंट। तो मैं उसी का फायदा उठा रहा हूं, मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं, ठीक है ना? दैट्स ऑल। V माइनस E1, नहीं समझे नहीं। सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट करंट जब यहाँ पे आता है ना, तो करंट इधर जाएगा और उधर भी जाना चाहता उधर, लेकिन यहाँ पे सेल अपोज कर, तो अगर इसका और इसका अपोजिशन बराबर हो जाए तो वहां पे जो है फिर करंट ये नहीं जाने दे, तो गैल्वेनोमीटर तब जीरो दिखाएगा। दैट इज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। एंड यू नो व्हाट, इन दिस वे एक्चुअली दिस इज अ मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। देखो अगर कोई सेल का ईएमएफ पता करना है या वोल्टेज पता करना है तो मैं तो वोल्टमीटर से भी कर सकता हूँ, पर वो इनएक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर तब वोल्टेज मेजर कर पाएंगे या करंट या वोल्टेज जो भी मेजर कर पाएंगे जब उसके थ्रू भी कुछ करंट पास हो, और नेचुरली अगर वोल्टमीटर के थ्रू अगर करंट पास हो रहा है तो नेचुरली फिर उसका रेजिस्टेंस भी सर्किट में आ गया। जबकि यहाँ पे हम लोग कब कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग कैलकुलेशन तब कर रहे हैं जब नल पॉइंट, यानी जब कोई करंट नहीं, इसलिए दिस इज एक्चुअली अ मोर एक्यूरेट डिवाइस टू फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? सो दिस पोटेंशियोमीटर इज more accurate because measurements are being done at null point। उससे फायदा क्या होता है
ये देखो नल पॉइंट में तो जीरो करंट है, तो जो करंट के वजह से जो डिस्टॉर्शन होता है उस डिवाइस के रेजिस्टेंस के चक्कर में, वो भाई ओके देयर वाज आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, जैसे पिछले केस में 8 3 को इक्वल किया, बट इस बार V माइनस E1 क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं समझे नहीं, पिछले बार भी यही हुआ था, पिछले बार 8 और 0 था और 8 और 5 वोल्ट था यहाँ, तो 8 माइनस 5 3 वोल्ट और ये 3 वोल्ट था, तो वहां पे बैलेंस हुआ था। अब इस बार कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है, क्योंकि इस बार इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, लेकिन पिछले बार भी यही था कि अगर पूरे 80 सेंटीमीटर में 8 वोल्ट है, तो यहाँ पे देखो 30 सेंटीमीटर हुआ था, तीसरे निशान पे 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर में 3 वोल्ट, वो 3 वोल्ट इसके बराबर है। इसलिए सिस्टम हमने बदला नहीं है, ठीक है ना, सिस्टम हमने नहीं बदला, हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। इट इज दैट पिछले बार मैंने वोल्टेज पॉइंट्स के अलग अलग मार्क करके बताया था, बट एक्चुअली पोटेंशियल मतलब सॉरी मार्क किया करके दिखाया था, बट एक्चुअली हम लोग पोटेंशियल नहीं, हम पोटेंशियल डिफरेंस पिछले बार भी देख रहे थे। तो पिछले बार भी यही हुआ था कि 30 सेंटीमीटर 3 वोल्ट और ऊपर 3 वोल्ट था, तो देयरफॉर दोनों मिलके बैलेंस हुआ। इस बार भी वही कर रहा हूँ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V by L into L1, और सेल क्या E1, या V by L into L2 और सेल क्या E2, तो ये बैलेंसिंग हो गया, तो यानी बराबर किया। तो सिस्टम आई हैव नॉट चेंज, पिछले बार थोड़ा सा और बेसिक तरीके से हमने अप्रोच किया, बिल्कुल बेसिक्स से अप्रोच किया, दैट वाज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैं स्ट्रेट अवे लिखता ना, तो तुम डाउट में होते कि ये बैलेंसिंग का चक्कर क्या, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंसिंग, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और बेसिक से समझाया, और कोई बात, और अदरवाइज किया वही था कि 80 सेंटीमीटर में 8 वोल्ट, यानी पहले 30 सेंटीमीटर में 3 वोल्ट और ऊपर सेल 3 वोल्ट, यानी बैलेंस, तो वो एक्चुअल हिसाब, उसको मैंने थोड़ा सा मार्किंग पॉइंट पॉइंट थोड़ा डिटेल में जाकर समझाया, बट एक्चुअली वी आर डूइंग द सेम थिंग व्हिच इज रिप्रेजेंटेड आउट हियर। ऐसे ऐसे नहीं है कि हम कुछ अलग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, so that was about potentiometer used to find out the EMF of unknown cell, ठीक है ना। Next is the same potentiometer, this time being used for finding out the internal resistance। then इस बार क्या है रोल, to find internal resistance small r, so small r is internal resistance, right, of a cell, ठीक है, this small r is internal resistance using a known resistance r, so where small r is obviously internal resistance of an unknown cell। यानी सेल के बारे में और कुछ नहीं पता, बस हमें उसका स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। चलो अब कैसे करें ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं सेटअप देता हूँ, इसके बेसिस पे पहले करो। सपोज दिस इज 20 वोल्ट and 3 ohm, and this resistance is suppose equal to and this resistance is suppose 8 ohm, ठीक है ना, 8 ohm, and let's say this is of 100 centimeter, ये जो लेंथ है ये suppose 100 centimeter, ठीक है, 100 सेंटीमीटर है। अब मेरे पास एक सेल है, मेरे पास एक सेल है, ठीक है, EMF E और स्मॉल आर, और मैंने यहाँ पे ना एक कैपिटल आर भी लगा रखा, 20 ओम, ठीक है। जब S, ये S है, जब S ऑफ है, तो जो बैलेंसिंग लेंथ है, तो बैलेंसिंग लेंथ दे रखा है इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ये कुछ ने दिया हुआ, और जब S ऑन है
तो वही बैलेंसिंग लेंथ हो जाता है इक्वल टू 50 सेंटीमीटर. Now these are the facts that are given. ठीक है ना? You have to find out the internal resistance of the cell. I hope you have got the circuit properly. 100 centimeter with the 8 ohm resistance wire और ये 20 वोल्ट with 2 ohm resistance wire. अच्छा ये अननोन सेल है, इसका ईएमएफ नहीं पता, ध्यान रखना. आंसर्स देखो, पहली बात तो जो पहला बैलेंसिंग लेंथ है जो कि दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, उसमें तो इसका कोई रोल है नहीं, स्विच ऑफ है. अच्छा अब देखो इस पे जो करंट आएगा वो क्या है, 20/2 + 8 यानी ये हो गया 2 एम्पियर और 8 ओम है, यानी इसका जो वो है 16 वोल्ट. तो यानी 100 सेंटीमीटर में 16 वोल्ट है, तो 100 सेंटीमीटर में अगर 16 वोल्ट है, 1 सेंटीमीटर में होगा 16/100 और 60 सेंटीमीटर में क्या होगा, 60 सेंटीमीटर में क्या होता है ना, 16/100 into 60 है ना. So you can cancel a little bit, not much. So 16, 6 and 96 यानी 9.6. यानी सबसे पहली बात तो ईएमएफ ऑफ सेल आ गया 9.6 वोल्ट हो गया. अब मैं काम करता हूं, इसको स्विच ऑन कर. अगर मैं इसको स्विच ऑन करूंगा तो इसमें भी करंट आएगा. कितना आएगा है ना, कितना आएगा, इसका करंट आ जाएगा 9.6 बाय स्मॉल r + 20. ये होगा इसका करंट. ठीक है, इस चक्कर में क्या होगा, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा कुछ. ये इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि यही पोटेंशियल डिफरेंस अब यहाँ पे बैलेंस होगा. देखो अगर ऊपर वाला पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाला पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाता है तो वो नल पॉइंट हो जाता है और वहीं पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिखाता है. तो इस बार जीरो करंट कहां दिखा रहा है, 50 सेंटीमीटर. तो 100 सेंटीमीटर में तो 16 वोल्ट है, यानी 50 सेंटीमीटर में क्या होगा, 8 वोल्ट. तो इतना तो पता चल गया कि 50 सेंटीमीटर में 8 वोल्ट होगा. क्यों, 100 सेंटीमीटर में 16 वोल्ट, तो 50 से 8 वोल्ट. अब इसका वोल्टेज होगा कितना, दिस करंट, यही करंट जाएगा, लेट्स कॉल इट एज अवर स्मॉल आई. ये स्मॉल आई जाएगा यहाँ पे, है ना. तो स्मॉल आई इंटू आर विच इज व्हाट 20. तो स्मॉल आई तो आ चुका है, इंटू आर इज 20. ये फिर 8 वोल्ट होना चाहिए, ये तभी तो बैलेंस हो रहा है 50 सेंटीमीटर. तो इस बार जो बैलेंसिंग हो रहा है वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस पर है. से सेल का सेल के तरीके से हमने क्यों नहीं कैलकुलेट किया, सेल के तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो. एक काम करो, सेल के अक्रॉस आप वोल्टेज तो ई नहीं होगा ना, अब तो होगा ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर. तो उससे भी करके देखो सेम आंसर आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैंने तो ये वाला इसलिए क्योंकि अकेला रेजिस्टेंस है तो एक ही टर्म से रिप्रेजेंट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर में 8 वोल्ट होता है, 8 इक्वल. तो 4 से देखो तो 4 से 5 हो गया, 4 से 2 हो गया, यानी 45 30 यानी 48 इज इक्वल टू 40 + 2r यानी इधर 8 2r यानी r इज इक्वल टू 4 ओम. यानी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 4 ओम. नाउ सोम हैज आस्क्ड कि 20 और स्मॉल r तो पैरेलल में है. नहीं भाई, देखो एक्चुअली पता क्या होता है, जब बैलेंसिंग होता है ना यहाँ पे, तो याद रखना यहाँ पे करंट नहीं जाएगा. तो बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे भी होता, इन द सेंस कि अगर यहाँ करंट नहीं जा रहा है यहाँ से आएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ से करंट आया और वहां से गया नहीं, तो करंट आके फिर क्या एक्स्ट्रा करंट आ जाएगा, वो तो नहीं हो सकता. तो देयरफॉर बैलेंसिंग एक्चुअली दोनों तरफ हो रहा है. बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है, ये यानी समझ लो यहाँ पे भी जीरो है, तो दिस इज द करंट व्हिच इज एक्चुअली सर्कुलेट. तो एक्चुअली ये सेल और ये जो है ना, एक सिंपल सर्किट हो, तो पैरेलल वाला नहीं है हिसाब.
पैरेलल कब होता है कि मान लो यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, उसका कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ चला गया, और फिर दोबारा मिलके यहाँ से यहाँ कुछ आ रहा है, अब तो ये जो दो करंट है वो पैरेलल होता है। बट अब क्या हो गया ना, बैलेंसिंग लिंक पे यहाँ पे बैलेंसिंग हो रहा है, तो यानी जीरो करंट दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी जीरो। कुछ अगर सर्किट से बाहर नहीं जा रहा है करंट, तो सर्किट के अंदर भी नहीं जा सकता। अगर मैं इसको ऊपर वाले छोटे सर्किट को देखूं तो देखो करंट सिर्फ इसी में ही सर्कुलेट करता है, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। ठीक है ना? तो देयरफॉर फाइनली इंटर रेजिस्टेंस कितना आ गया, इन दिस केस इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, दैट्स हाउ इट इज हैपनिंग। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जनरलाइज द केस। ठीक है, इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूं। मैं जनरलाइज कैसे करूंगा, है ना? तो जस्ट हैव अ लुक। सपोज मैं कहता हूं कि ये जो सर्किट है इसका V है और इसका L है। That is obviously the combined effect of the resistance wire, the length of the resistance wire, and the cell with some inter resistance या whatever. तो उसके फाइनल combined effect भी है। तो मैंने सेल लगाया पहले E और R का, और ये स्विच ऑफ, रेजिस्टेंस R, और ये गैल्वेनोमीटर है, ये बैलेंसिंग लेंथ है, मान लो L मान। तो अभी देखो क्या हो रहा है, सेल बैलेंस हो रहा है, क्योंकि देखो कोई करंट तो पास होगा नहीं क्योंकि स्विच ऑफ है, और ये जीरो करंट मतलब ये भी जीरो करंट, यानी सर्किट में कोई करंट नहीं है, यानी ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये ईएमएफ को बैलेंस कर। So the first thing I can write is that V by capital L is the potential difference per unit length for this wire, और L1 बैलेंसिंग लेंथ है, तो ये L1 that is equal to E। ये पहला इक्वेशन देख लो, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ओके। सेकंड इक्वेशन देखो, जब मैं इस ये हो गया S, जब S को ऑन कर लिया, है ना, ये S है, जब S को ऑन कर लिया तो क्या होगा, यहां से करंट जाएगा। तो देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसका, है ना, अब जो पोटेंशियल, अब मान लो बैलेंसिंग लेंथ हो गया सपोज L, भाई मैं सी L2 L1 से कम ही क्यों बार बार दिखा रहे हो, वो होना ही है। क्यों? क्योंकि पहले तो पूरा ईएमएफ बैलेंस हो रहा है, अब क्या होगा, ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर बैलेंस होगा, जो कि हम लिख रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से। हम तो लिख रहे हैं कैपिटल आई इंटू कैपिटल आर, मतलब आई इंटू कैपिटल आर लिख रहे हैं, क्योंकि वही चीज होगी। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू कैपिटल आर भी लिख सकते हो, और नहीं तो कैपिटल ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर को भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब क्या हो गया, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, वो L2 लेंथ पे बैलेंस है, तो यानी V by L2 इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I इंटू कैपिटल आर। I बोलते क्या है, E by स्मॉल r प्लस r इंटू कैपिटल आर। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो एक काम करो, 1 डिवाइडेड बाय 2 करो, ये V by L कैंसिल, यानी हो जाएगा L1 by L2 इज इक्वल टू, है ना, E कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल r प्लस r बाय कैपिटल आर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल r बाय r प्लस 1। उसको इधर ला सकता हूं, यानी फाइनली स्मॉल r क्या हो गया फिर, है ना, स्मॉल r क्या हो गया, कैपिटल R इनटू L1 by L2 माइनस। देखो, दैट इज द वे टू अंडरस्टैंड। यानी अब क्या होगा ना, ईएमएफ बाईपास हो, ईएमएफ का अब इतना कोई वो नहीं रहेगा। ईएमएफ निकला था वैसे, अगर तुम इंटरमीडिएट स्टेज में देखो तो सबसे पहले ईएमएफ ही निकलता है। ये देखो V और L अगर पता हो तो दैट के सबसे पहले ईएमएफ ही निकलता है। लेकिन पता है दिक्कत क्या होता है, ये जो V और L लिखा है ना, ये L तो खैर पता रहता है, कैपिटल L तो खैर पता कर सकते हो, तो लेंथ निकालने वाली बात है, पर कैपिटल V जनरली पता नहीं रहता। इसलिए मैं किस तरीके से कैपिटल V को बाईपास करना चाह रहा था, अवॉइड करना चाह रहा था, हटाना चाह रहा था। ठीक है ना, दैट्स व्हाट आई said. So L1 by L2 is equal to small r by capital R plus 1, and thereby you can easily find out the value of small r. ठीक है,
So that is the way to get the value of small r, that is the internal resistance. Okay, so that is the second utility of potentiometer. तो यानी पोटेंशियोमीटर को दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक है अननोन सेल का ईएमएफ निकालने के लिए और एक हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अननोन सेल के लिए, लेकिन उसमें एक नॉन रेजिस्टेंस चाहिए कैपिटल, विदाउट कैपिटल नहीं हो सकता। देखो कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ द फॉर्मूला। L1 L2 तो चलो वो तो एक्सपेरिमेंट से आएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर कैपिटल आता है। चलो, so that was about your use of a potentiometer. Okay, next it's a small discussion हमें, but then very लेते हैं, that is color coding of resistance. Color coding of resistance. Resistance जो लैब में मिलता है या जो हम लोग के उसमें होता है, they are very small in size, बहुत छोटे से होते हैं। और typical resistance will be even smaller than the size of the nail. तो इतने में रेजिस्टेंस का वैल्यू उसको वो प्रिंट करना बड़ा मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट है। इसलिए रेजिस्टेंस का वैल्यू इंस्टेड ऑफ नंबर प्रिंटिंग हमें, और वो शेप भी ऐसे होता है कि उसमें प्रिंटिंग भी मुश्किल है। व्हाट इज जनरली डन इज दैट कलर कोडिंग इज डन। ठीक है, अब कलर कोडिंग का सिस्टम क्या है वो सब। व्हाट इज डन इज दैट दिस इज अ टिपिकल रेजिस्टेंस, एंड माइंड यू आई हैव ड्रॉन इट एटलीस्ट 20-30 times bigger than the actual size. यानी ये जो साइज दिख रहा है ना तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक, एक्चुअल में क्या होगा, ये 30 times छोटा कर लो तो यहाँ पे कितनी सा होगा, इतना सा होगा। As I said, it is less than the size of a nail. यानी साइज ऑफ द नेल वाला जो विड्थ है ना, तो उसके बराबर होता है, लगभग उसी साइज। इट्स वेरी स्मॉल साइज एक्चुअली, है ना। तो उस स्मॉल साइज में प्रिंट तो पॉसिबल नहीं, तो इसके कलर कोडिंग। नाउ व्हाट इज डन इज दैट कलर कोडिंग में 3 कलर्स रखते हैं। यहाँ पे 3 कलर्स होता है, और यहाँ पे मोस्टली एक कलर होता है, कभी कभी मिसिंग भी होता है। दिस इज आइदर 1 कलर और मिसिंग, ये दोनों में से कुछ होता है। अब कलर कोडिंग का सिस्टम क्या है, तो कलर कोडिंग का सिस्टम में थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, दैट इज देयर इज अ स्कीम है, पी पी रॉय, है ना, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इसमें क्या है देखो, ये बीच में तो ये VBGYOR है। एक्चुअली इंडिगो और ब्लू इतना पास पास होता है ना कि उसको अलग नहीं रखते, फिर वो पहचान में ही नहीं आएगा कौन सा इंडिगो कौन सा ब्लू, इसलिए इंडिगो हम हटा देते हैं। तो देखो वाकई BIBGYOR है, तो आई हटा दिया तो बचा VBGYOR, ये तो हमें पता ही है। तो दिस इज लाइक वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या। अच्छा, अब इसमें क्या है ना, तो देखो ब्लू ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो दिस इज लाइक VBGYOR। इसमें क्या है ना, इसमें एक ब्लैक है और एक ब्राउन, तो इसको याद कैसे रखोगे ना, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज ब्राउन। तो हो सकता है कि दिमाग में इंटरचेंज हो जाए, तो इसमें ऐसे कुछ नहीं है। अगर तुम अल्फाबेटिकली देखोगे तो थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अल्फाबेटिकली देखो तो L पहले आता है, R बाद में, तो यहाँ पे भी इसलिए ब्लैक पहले ब्राउन बाद, है ना। देखो LMNOPQR, तो L पहले R बाद, तो ब्लैक ब्राउन याद रखने में कोई दिक्कत। दिस इज ग्रे, ग्रे तो मालूम नहीं, एंड दिस इज व्हाइट। अब इन कलर्स के साथ नंबरिंग का कोडिंग क्या है, दिस इज 0 और फिर सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सॉरी 10 नंबर्स हैं 0 से लेके 9 तक, याद।
अच्छा, इसको याद रखने का तरीका ये होता है, जनरली हम इसे ऐसे याद रखते हैं, बी बी रॉय, है ना, ग्रेट ब्रिटेन, फिर वेरी गुड वाइफ। अब ये कोडिंग हम उन्होंने बनाया तब क्या करें, है ना। तो बी बी आर ओ वाई, अच्छा नहीं ये तो कैपिटल होगा, तो बी बी आर ओ वाई, तो देखो बी बी आर ओ वाई, ग्रेट ब्रिटेन का जी और बी, जी और बी, फिर वेरी गुड वाइफ का वी जी डब्ल्यू, देखो वी जी डब्ल्यू, ये पूरा जो है कलर कोडिंग का सीक्वेंस है, देन विद दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। अब क्या है देखो, ठीक है ना। अब क्या है देखो, इसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करने वाली बात है, तो वो कैसे पुट किया जाता है ना। रेजिस्टेंस के वैल्यू पुट करने की जो बात है वो है कि रेजिस्टेंस इज सपोज टू बी लाइक दिस, दिस इनटू 10 टू द पावर दिस, so this is a two digit number into 10 to the power third color, तो ये कलर 1, तो मान लो A, कलर 2 B, एंड दिस इज C, ये हो जाएगा A B टू द पावर C। ये ध्यान रखना, ये A इंटू B नहीं है, ये A और B टू डिजिट नंबर है, तो ध्यान रखना इस चीज। जैसे सपोज मैं कर देता हूँ कलर कोडिंग एज एग्जांपल, एग्जांपल है कि सपोज मैं कलर कोडिंग कर देता हूँ रेड रेड रेड, जस्ट टू मेक इट सिंपल है। तो रेड रेड, अच्छा रेड क्या है, 2 है, तो रेड रेड तो यानी 22 into 10 to the power 2, this is the resistance, यानी कितना हो गया ना, 2200, है ना, 2200, that is equal to 2200 ohm, यानी 2.2 किलो। ठीक है, 2.2 किलो। That's all. ठीक है, अच्छा अब आ जाओ तुम ये वाला, ये जो सिंगल कलर वाला, ये जो सिंगल कलर होता है इसमें 3 ऑप्शंस होता है, या तो गोल्ड का रिंग रहता है, गोल्डन कलर, है ना, या तो सिल्वर कलर होता है, या तो नो कलर होता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ए टॉलरेंस सर्कल या टॉलरेंस लिंक। नाउ व्हाट डू मीन बाय टॉलरेंस, देखो ये जो रेजिस्टेंसेस है ना, ये इंडस्ट्रियली मास स्केल में प्रोड्यूस है, तो वो जो रेजिस्टेंस प्रिंटेड है, जैसे 2200 मैंने लिखा यहाँ पे, ये अक्रॉस द बोर्ड अगर देखोगे तो सारा 2200 नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा एरर आता है, मतलब एक वो रहता है, क्यों, 2 वजह से। नंबर 1 इज दैट रो एल बाय ए इतने छोटे छोटे होते हैं कि थोड़ा सा भी कुछ इधर उधर हुआ तो ऑब्वियसली वैल्यूज में चेंज आए, नंबर 1। नंबर 2 इज जब यूज करोगे तो देखना टेम्परेचर के वजह से भी कुछ फ्लक्चुएशंस हो, देखो द रेजिस्टेंस दैट विल फाइनली गेट will not be exactly probably 2200, ये वाला जैसे एग्जांपल बताया मैंने, बट मे बी अ लिटिल अप एंड डाउन, तो है ना, वो अप एंड डाउन कितना परसेंटेज है ना, दैट इज द टॉलरेंस या टॉलरेंस रिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस, यानी दिस वन विल बी कॉल्ड एज टॉलरेंस। तो गोल्ड में 5% होता है, सिल्वर में 10% होता है, और इसमें 20%। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि इसके मतलब ये हुआ कि अगर मान लो सपोज ये है रेड 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 और सिल्वर, इसका मतलब 10% का तुमको एरर लेके चलना, सिल्वर में 10%, तो अगर मान लो रेड 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 है तो 2200 तो हो ही गया, है ना, तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे इसको, 2200
प्लस माइनस 10% है एरर, ये वाला एरर हो गया 10%, तो 10% मतलब क्या होता है 220, तो प्लस माइनस 220 हो। ठीक है, तो 2200 प्लस माइनस 220 ओम is what is the resistance of this. सिल्वर के नीचे नो कलर, कई बार नहीं मिसिंग होता है, वन कलर और मिसिंग, तो मिसिंग वाले को नो कलर लिखो, नो मीन्स नो कलर। नो कलर का मतलब हो गया 20% उसके अंदर टॉलरेंस है, यानी 20% का तुमको एक प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो सो दैट वाज अबाउट योर कलर कोडिंग। यानी अगर मान लो मैं कुछ एक क्वेश्चन दे देता हूँ, सिंपल से ही आपको समझ गया होगा, है ना। सपोज मैं कहता हूँ येलो ऑरेंज येलो ऑरेंज रेड, येलो ऑरेंज रेड गोल्ड। तो ये जो मैंने लिखा है ये वाला, है ना, इसी फॉर्मेट में इसका लिखो, येलो ऑरेंज रेड और गोल्ड। 7%, 7% तो है ही नहीं ना, 5%, 10% और 20%, 7% का कुछ नहीं है। See, these are all approximate values. Don't take them as too serious values. है ना, चलो तो लाइक इट इज एज आई सेड येलो ऑरेंज, तो येलो ऑरेंज का मतलब हो गया 4 3, और रेड इज लाइक 10 to the power 2, यानी 4 3 into 10 to the power 2 plus minus 5%, यानी इक्वल टू 4300 प्लस माइनस 5%, तो है ना 215 प्लस लाइक 4300 प्लस माइनस 250। ठीक, बिल्कुल, इसमें कुछ खास नहीं है। पार्थ, ऋषभ, अर्जुन, everybody has given the correct answer, obviously। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा स्कोप ऑफ एरर नहीं है। भव्य, इसके पहले सागरिका, सानिया। ठीक, done. So that was about your color coding of resistances, है ना। Okay. Well, we don't have any time for any new topic, so what I do is that I just give a question to solve, maybe. Okay, just give a question to solve. And that is, suppose there is a question given that the current I versus T is given like this. So it is I naught and it is taking a time of T naught. So this is how the current is varying with the resistance is equal to R given. So question is, find the total heat evolved. That's the question. Maybe we can just quickly do it. We'll just complete it. Let's look at the way current is dropping. So like, let's say after time T, the current is suppose I. I can easily write T naught minus T by I. So T naught minus T by I will be equal to T naught by I. Therefore, I will be equal to I naught by T into T naught minus T. That is I. ठीक है ना? अब जो टोटल हीट इवॉल्व होगा वो क्या होगा? I स्क्वायर, यानी I naught स्क्वायर by T naught स्क्वायर into R
और ये आएगा टी नॉट माइनस टी का होल स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन, है ना। यानी आई नॉट स्क्वायर आर बाय टी नॉट स्क्वायर इनटू टी नॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन, रादर इसको हम डायरेक्टली कर दें तो टी नॉट माइनस टी का होल क्यूब बाय 3 विद माइनस साइन, फिर बाहर माइनस साइन कर देता हूँ और लिमिट्स हो जाएगा 0 से लेके t नॉट, है ना। So that will be equal to minus of I naught square R by T naught square into, अब T naught अगर मैं पुट करता हूँ तो ऑब्वियसली 0 आएगा, और मैं 0 पुट करता हूँ तो T naught क्यूब by 3 आएगा, तो यानी माइनस ऑफ T naught क्यूब by 3 यानी इक्वल टू 1/3, है ना, I naught square R into does it, so 1/3 I naught square R into T naught, this will become the heat evolved in this case. Just have a look. Okay, so that's the total heat evolved in this particular case. Of course, it's a question of simple integration. I mean, nothing very complicated. Chalo, so that's it. What we have in store for you as far as today is concerned. Hai na? I think that's where the time ends. We will continue tomorrow. Hopefully, we'll be able to more or less complete the chapter tomorrow. Okay, because there's not much left. I mean, we'll just learn one or two methods, specialized methods, and after that, we will wind it. Okay, fine. Chalo, that's it for today. Thank you very much. Have a good day. Bye bye. Thank you, sir. Thank you. Have a good day. Bye bye.